अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज रैनमज़र एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी ट्रैफिक यूट्यूब चैनल। प्रॉपर्टी ट्रैफिक एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको डीएचए और लाहौर स्मार्ट सिटी से रिलेटेड तमाम न्यूज़, मार्केट अपडेट, डेवलपमेंट अपडेट और इस तरह की तमाम न्यूज़ के बारे में बताया जाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। डीएचए लाहौर और पाकिस्तान के डिफरेंट डीएचएस में हम आपको प्राइस के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बताते रहते हैं कि प्राइसेस क्या जा रही हैं और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आज की हमारी वीडियो होगी उन लोगों के लिए जिनको अभी तक ये नहीं पता और या फिर वो कंफ्यूज हैं इस बारे में कि डीएचए लाहौर में और डिफरेंट डीएचए कोयटा, पेशावर, डीएचए इस्लामाबाद या डीएचए कहीं पे भी पाकिस्तान में हो, उसमें एलोकेशन और एफिडेविट फाइल्स में क्या डिफरेंस है और किस किस किस्म की डीएचए में फाइल्स होती हैं और उनकी परचेजिंग का क्या तरीकाकार होता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि एलोकेशन और एफिडेविट फाइल्स में क्या डिफरेंस होता है। एफिडेविट फाइल्स जो होती हैं वो ऐसी फाइल्स होती हैं जब डीएचए कोई भी लैंड होता है उसको खुद परचेज नहीं करता है। डीएचए कुछ इन्वेस्टर्स को रजिस्टर करता है अपने पास और वो इन्वेस्टर्स डीएचए के लिए वो लैंड परचेज करते हैं, उसका कब्ज़ा, उसकी रजिस्ट्री वगैरह जो भी उसके प्रोसेस होते हैं वो करते हैं और फिर वो उस लैंड को डीएचए में सबमिट करवा देते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड होता है या फिर किसी गांव का लैंड या कोई भी ओपन लैंड। जब वो उसको डीएचए में सबमिट करवा देते हैं तो उसके बदले उनको एफिडेविट्स इशू होते हैं, जिसको आप कहते हैं एफिडेविट फाइल्स। और एक इन्वेस्टर को दर्जनों से लेके कई सौ तक भी एफिडेविट इशू हो सकते हैं। पहले डीएचए सैकड़ों की तादाद में इकट्ठे एफिडेविट्स इशू करता था, लेकिन अभी डीएचए इसको थोड़ा थोड़ा करके इशू करता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4 या 10 फाइलें इकट्ठी मिल सकती हैं। तो इसकी परचेजिंग का तरीकाकार ये होता है कि हर एफिडेविट फाइल इन्वेस्टर के नाम होती है, ये किसी भी इंडिविजुअल के नाम नहीं होती है। जो इंडिविजुअल के नाम होती है उसको एलोकेशन फाइल कहते हैं। तो एफिडेविट फाइल परचेस करने का तरीकाकार ये है कि आप किसी जिससे भी कंसल्टेंट से आपका जो भी बार्गेनिंग करने के बाद आपका एक प्राइस एग्री होता है, आप उस प्राइस के ऊपर उसको एक टोकन देते हैं और वो आपके नाम का एक एफिडेविट डीएचए में सबमिट करवा देता है और फिर आपको उसके बाद 2-3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक का टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए, तब जब तक आपका इंटीमेशन या एलोकेशन लेटर रेडी नहीं हो जाता। जैसे ही आपका लेटर रेडी हो जाता है तो आपको वो कंसल्टेंट आपका उसका लेटर की कॉपी प्रोवाइड करता है, जिसको आप डीएचए में जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। इस टाइम डीएचए लाहौर में एक कनाल की जो ट्रांसफ़र एफिडेविट की ट्रांसफ़र हो रही है वो तकरीबन 27,000 में हो जाती है। इसकी जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं ये हमेशा एलोकेशन फाइल से कम होते हैं और कम भी इतने कि अगर 2 या 3 लाख रुपया भी किसी एलोकेशन फाइल के ट्रांसफ़र चार्जेस हैं तो इसके 27,000 ही रहेंगे। और इसी वजह से एलोकेशन और एफिडेविट की में जो भी प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि एफिडेविट में ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं होते हैं। तो जब भी आप एलोकेशन बाय करना जाएंगे तो वो आपको उतनी ही सस्ती मिलेगी। सपोज़ कि डीएचए फेज़ 10 की एफिडेविट की प्राइस 1 करोड़ 10 लाख है और एलोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र चार्जेस 5 लाख हैं, तो आपको एफिडेविट फ़ाइल जो है वो 1 करोड़ 10 लाख में मिलेगी और एलोकेशन फ़ाइल जो है वो आपको 1 करोड़ 5 लाख में मिलेगी और ट्रांसफ़र करवा के आपको वो भी 1 करोड़ 10 लाख में बढ़ जाएगी। तो एट लास्ट आपको दोनों फाइलें बराबर पड़ रही होती हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि जितना ट्रांसफ़र चार्जेस में डिफरेंस हो उतना ही इन दोनों की प्राइसेस में डिफरेंस आए। जैसे कि अभी डीएचए फेज़ 10 की एलोकेशन फ़ाइल आपको 1 करोड़ 9 लाख में मिल जाती है और इसकी एफिडेविट प्राइस की जो प्राइस है वो 1 करोड़ 10 लाख से लेके 1 करोड़ 12 लाख के इन बिटवीन फ्लक्चुएट कर रही है। लेकिन एलोकेशन के ऊपर 5.25 लाख रुपया ट्रांसफ़र चार्जेस आ रहे हैं। तो एक तरह से आपको जो एलोकेशन डीएचए फेज़ 10 की है वो एफिडेविट से भी ज़्यादा महंगी पड़ी है। लेकिन कई केसेस में आपको एलोकेशन और एफिडेविट का डिफरेंस इतना मिल जाता है कि आप जब एलोकेशन बाय करते हैं ट्रांसफ़र चार्जेस देने के बाद भी आपको वो एफिडेविट से सस्ती ही पड़ रही होती है। तो जब भी आप एफिडेविट परचेज़ करते हैं किसी इन्वेस्टर से और उसको सबमिट करवा दिया जाता है डीएचए में, तो उसके बदले जो आपको लेटर मिलता है वो होता है एलोकेशन लेटर। अब जब आप उसको एज ए इंडिविजुअल सेल करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि आप एलोकेशन फ़ाइल सेल कर रहे हैं। तो हर एलोकेशन फ़ाइल एक स्टेज पे एफिडेविट होती है और उसके बाद एलोकेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है एलोकेशन और एफिडेविट फाइल्स में। और इसके अलावा कई लोग प्रेफर करते हैं कि एलोकेशन फ़ाइल को परचेज़ किया जाए ताकि वो बैलेटिंग में जल्दी आए। तो वो भी
डिपेंड करता है कि फ़ेज़ वाइज या फिर जिस भी ब्लॉक वाइज आप एलोकेशन फ़ाइल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी बेल्टिंग कब एक्सपेक्टेड है। सपोज़ कि अगर आप DHA फ़ेज़ 10 में एलोकेशन फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो उसमें, और या फिर आप एफिडेविट फ़ाइल परचेज़ करते हैं, तो दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय उसके ट्रांसफ़र चार्जेस के, क्योंकि इसकी बैलेटिंग अभी करीब करीब एक्सपेक्टेड नहीं है। जहाँ पे बैलेटिंग करीब एक्सपेक्टेड होती है वहाँ पे DHA ऑलरेडी अनाउंस कर देता है कि जिन जिन लोगों के पास एफिडेविट मौजूद हैं वो उसको एलोकेशन में कन्वर्ट कर दें ताकि आप भी बैलेटिंग में शामिल हो सकें। जैसे कि DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म, 9 टाउन, DHA फ़ेज़ 7, इनकी बैलेटिंग मंथली या 6-6 महीने बाद होती रहती है। तो यहाँ पे बेहतर होता है कि आप एलोकेशन फ़ाइल लें। एलोकेशन फ़ाइल जितनी जल्दी जितनी पुरानी होगी उतनी जल्दी उसकी बैलेटिंग हो जाएगी, उसका नंबर आ जाएगा। लेकिन फ़ेज़ 10 के में आप बिल्कुल इसका डिफरेंट सिनेरियो है, क्योंकि उसकी बैलेटिंग अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जब भी आप कोई फ़ाइल परचेज़ करें तो सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ट्रांसफ़र चार्जेस कितने पड़ रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये कि बैलेटिंग कब एक्सपेक्टेड है। अगर तो बैलेटिंग करीब करीब नहीं है तो आप एफिडेविट भी बाय कर सकते हैं और एलोकेशन भी बाय कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि हर एफिडेविट पहले एलोकेशन होता है, हर एलोकेशन पहले एफिडेविट होता है, और जब आप एक एफिडेविट बाय कर लेते हैं, जब वो एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर से आपके नाम पे आ जाता है तो वो एलोकेशन कहलाता है। लेकिन DHA कोयटा में 4 किस्म की इस टाइम फाइल्स पाई जाती हैं। DHA कोयटा में आपको एक एफिडेविट फ़ाइल मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि लैंड प्रोवाइडर्स इन्वेस्टर्स के नाम होती हैं, और एक आपको बारकोड फाइल्स मिलती हैं जो एफिडेविट की ही एक और शक्ल है। थोड़ा उसको टेक्निकली उन्होंने आसान कर दिया है, बारकोड्स में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो एफिडेविट ही कंसीडर करेंगे आप उसको। और एक न्यू एलोकेशन और एक ओल्ड एलोकेशन, उसका डिफरेंस ये है कि जो मार्च 2022 से पहले एलोकेट हुई है वो ओल्ड एलोकेशन कहलाती है। वहाँ पे लोग समझते हैं कि उसकी बैलेटिंग में लाजमी आएगी जो फर्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है, और जो मार्च 2022 के बाद न्यू एलोकेशन है वो बैलेटिंग में नहीं आएगी। जबकि DHA कोयटा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अनाउंस कर दिया है कि अब न्यू एलोकेशन हो या ओल्ड एलोकेशन, और एक लिस्ट दे दी है। अगर आप उस लिस्ट में नहीं हैं तो आपकी फ़ाइल DHA कोयटा में बैलेटिंग में ज़रूर आएगी, बशर्ते वो फर्स्ट बैलेट फ़ाइल हो। इसी तरह आपको DHA कोयटा में कमर्शियल फाइल्स मिल जाती हैं, जो आपको एलोकेशन एफिडेविट भी मिलते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाली भी फाइल्स मौजूद हैं। DHA लाहौर में कोई भी इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल मौजूद नहीं है। DHA मुल्तान में आपको इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल्स मिल जाती हैं, जो अभी न्यू कोई नहीं आ रही हैं, पुरानी इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल हैं, कुछ एफिडेविट हैं, कुछ एलोकेशन है, कुछ फर्स्ट बैलेट हैं, कुछ सेकंड बैलेट है। इसी तरह DHA बहावलपुर, DHA पेशावर, हर जगह एलोकेशन और एफिडेविट का डिफरेंस एक ही होता है। सिर्फ आपको देखना ये होता है कि बैलेटिंग कब एक्सपेक्टेड है, और इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल भी एफिडेविट्स हो सकते हैं, और रेजिडेंशियल में भी एफिडेविट हो सकते हैं। इसी तरह एलोकेशन भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल में दोनों में होते हैं। इन सब एलोकेशन और एफिडेविट फाइल्स की अगर आपको समझ आ गई है तो इसके बाद एक और फाइल्स की कैटेगरी आती है जो कि नंबर वाले एफिडेविट्स होते हैं। DHA कई बार ऐसा करता है कि कुछ लैंड प्रोवाइडर्स जो DHA को लैंड प्रोवाइड करते हैं उनको कुछ ऑलरेडी प्लॉट नंबर लगे हुए एफिडेविट प्रोवाइड कर देता है। ये बहुत रेयर चांस होता है, कभी कभी आता है, लाजमी नहीं है कि आपको हर मार्केट में हर फेज़ में हर DHA में ये मिल जाए। उसमें होता ये है कि वो फ़ाइल एफिडेविट ही होती है, लेकिन उसमें प्लॉट नंबर पहले ही अलॉट हुआ होता है, और उस पर ट्रांसफ़र चार्जेस जो हैं वो प्लॉट वाले नहीं, सिर्फ एफिडेविट वाले, जैसे कि 27,000 आपको बताए फ़ेज़ 10 के या उस एरिया के जो भी होंगे उस हिसाब से एफिडेविट वाले ट्रांसफ़र चार्जेस लगते हैं, जिसमें आपकी DC वैल्यू, उसमें DC रेट के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी और FPR टैक्स, ये सारे टैक्स जो हैं आपके बच जाते हैं, और आप एक मिनिमम सी अमाउंट दे के एक प्लॉट अपने नाम पे करवा सकते हैं। उसके बाद वो एफिडेविट या एलोकेशन नहीं कहलाएगा, वो बाकायदा एक अलॉटेड प्लॉट होगा, उसका एक अलॉटमेंट लेटर होगा। तो ये एलोकेशन और एफिडेविट से और इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल से हट के एक और फाइल की कैटेगरी थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अगर आपको एलोकेशन और एफिडेविट फाइल्स में डिफरेंस समझ आ गया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको डिफरेंस नहीं समझ आया तो हम इसके बारे में एक और वीडियो भी बना देंगे, और आप हमसे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। और DHA लाहौर या किसी भी DHA में सेलिंग या परचेजिंग के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास तमाम एरियाज़ की फ़ाइल्स मौजूद होती हैं, उनके परचेज़र भी मौजूद होते हैं। अगर आप सेल करना चाहें आप सेल कर सकते हैं, अगर आप परचेज़ करना चाहें परचेज़ कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइम पे
वीकली जो वीडियोस हम प्राइस के बारे में बताते हैं वो वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वो ज़रूर जाके देखें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लास्ट वीक की प्राइस अपडेट देखने के लिए इस वीडियो पे या इस वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए